हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितने एलिमेंट आज के डेट तक पता है हमें। देयर आर 118 एलिमेंट आर नोन टिल डेट, जिसमें से 92 मेटल्स है, 20 नॉन मेटल्स है एंड 6 मेटलॉइड्स है। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हैं। तो मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन। देन 6 मेटलॉइड्स होते हैं। कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम। तो अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को। फर्स्ट इज लस्टर। जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो शाइनी होते हैं। लस्टर का मतलब क्या होता है? वो चमकीले होते हैं, शाइनी होते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा मेटल्स है शाइनी सरफेस। एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, एक्सेट्रा। देन हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स कैसे होते हैं? ये हार्ड होते हैं। एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, एक्सेट्रा। एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन भी आता है। तो जो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये क्या, ये मेटल्स हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज स्टेट। तो जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। जो मर्क्यूरी होता है तो ये मेटल्स, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देन नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज इज मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो मेटल्स है, मेटल्स को हम मार मार कर थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड, सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। देन नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? जो मेटल्स है, मेटल्स को हम खींच खींच कर थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल इज कॉपर, एल्यूमिनियम। देन नेक्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन डेंसिटी। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है एंड इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है। देन नेक्स्ट इज सोनोरस। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर सोनोरस, मतलब कि जब मेटल्स को हार्ड सरफेस पर मेटल स्ट्राइक होता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो उसे ही हम बोलते हैं कि मेटल कैसे, मेटल सोनोरस है। मतलब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो मंदिर में घंटी होती है, तो घंटी को जब हम बजाते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, एक आवाज़ आती है। तो उसे ही हम बोलते हैं सोनोरस। जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सोनोरस होते हैं। देन नेक्स्ट ऑक्साइड्स की बात करें तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। देन नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को। फर्स्ट इज लस्टर। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल शाइनी नहीं होते हैं, एक्सेप्ट डायमंड। जो डायमंड होता है ये एक नॉन मेटल है, लेकिन ये कैसा होता है? ये लस्टरस होता है, ये शाइनी होता है। देन हार्डनेस की बात करें तो नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड ये कार्बन का फॉर्म होता है, ये कैसा होता है? ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। देन नेक्स्ट इज स्टेट। तो नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसेस स्टेट। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड और गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन। जो ब्रोमीन है ये एक नॉन मेटल है, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देन अब हम बात करेंगे मैलिएबिलिटी की। तो नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, नॉन मेटल्स नॉन मैलिएबल होते हैं। देन डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। देन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्ट ग्राफाइट। ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन डेंसिटी की बात करें तो नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। सोनोरस। सो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, मतलब कि जब हम नॉन मेटल को स्ट्राइक करते हैं किसी भी हार्ड सरफेस पर तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। देन अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो पहला है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर। तो जब हम मेटल की रिएक्शन एयर के साथ करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है? तो मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड।
जब मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है रिएक्शन। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मेटल ऑक्साइड। तो एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने मेटल लिया है कॉपर, तो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है कॉपर ऑक्साइड। ऐसे यहाँ पर एक और रिएक्शन है, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देन नेक्स्ट, डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टूवर्ड ऑक्सीजन। अब बहुत सारे मेटल्स होते हैं तो अलग अलग मेटल अलग अलग रिएक्टिविटी शो करते हैं जब उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट है। First is sodium and potassium react so vigorously that they catch fire if kept in open place, so they are kept immersed in kerosene oil। तो सोडियम पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। सोडियम पोटेशियम को अगर आप ऐसे ही ओपन करके रख देते हो किसी प्लेस पर तो ऑक्सीजन के साथ बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करते हैं और फायर कैच कर लेते हैं, आग पकड़ लेता है। इसीलिए इसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है। देन नेक्स्ट, surfaces of magnesium, aluminum, zinc, lead are covered with a thin layer of oxide which prevent them from further oxidation। तो जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड का सरफेस होता है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर ऑक्साइड का एक थिन लेयर बना लेता है। जैसे मैग्नीशियम है तो ये एयर के साथ रिएक्शन कर कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, और जो भी सरफेस पर मेटल ऑक्साइड बनता है वो उसी एलिमेंट को फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाता है, यानी कि प्रिवेंट करता है मेटल को खराब होने से। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली। तो जो आयरन है, आयरन की जो रॉड है उसको जब हम बर्न करेंगे तो वो बस हीट होगी, बर्न नहीं होगी। आयरन बहुत टाइम लगाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने में, जल्दी रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करें आयरन फिलिंग्स की, जो आयरन पाउडर होता है, जब इसे हीट करते हैं तो ये तेज़ी के साथ बर्न हो जाता है, ईज़िली रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ। देन नेक्स्ट, कॉपर डज़ नॉट बर्न बट कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो जो कॉपर होता है, कॉपर को जब हम हीट करेंगे तो ये बर्न नहीं होता है, लेकिन इस पर ब्लैक लेयर आ जाती है, और जो ब्लैक लेयर होती है वो किसकी होती है? वो कॉपर ऑक्साइड की होती है। तो हम कह सकते हैं कि कॉपर की लेयर ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। कॉपर के अंदर वाला जो एलिमेंट होता है, कॉपर के लेयर के अंदर जो कॉपर होता है वो रिएक्शन नहीं करता है। सिर्फ जो लेयर होता है, लेयर लेयर कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। देन नेक्स्ट इज गोल्ड, सिल्वर डज़ नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जो गोल्ड सिल्वर होता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। देन नेक्स्ट, मेटल ऑक्साइड से रिलेटेड यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड जो रिएक्ट करते हैं एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ और सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर हमने लिया है मेटल ऑक्साइड, दैट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्ट हो रहा है किसके साथ? एसिड के साथ एज वेल एज बेस के साथ, और यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा है? सॉल्ट वाटर। यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहा है। देन नेक्स्ट, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब हम मेटल के रिएक्शन वाटर के साथ देखेंगे। तो जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। या जो मेटल ऑक्साइड है, अगर मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो फॉर्म होता है मेटल हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, और जो मीडियम रिएक्टिव मेटल होते हैं या लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट कर कर बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं। सोडियम, तो ये सोडियम हाई रिएक्टिव मेटल है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा।
कैल्शियम ये भी हाई रिएक्टिव मेटल है, तो वाटर के साथ रिएक्ट कर फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। देन यहाँ पर है आयरन, ये आयरन है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, तो ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट मेटल रिएक्ट विथ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। अब जो अलग अलग मेटल होते हैं वो वाटर की अलग अलग फॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, तो ये जो मेटल है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। देन एल्यूमिनियम आयरन जिंक ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ, जो भाप होता है ना इसके साथ रिएक्ट करते हैं। देन जो मैग्नीशियम होता है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। देन नेक्स्ट calcium and magnesium float on water surface as bubbles of hydrogen stick to their surface। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करते वक्त वाटर के सरफेस पर आ जाते हैं, और जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ चिपक जाते हैं और उन्हें फ्लोट करके ऊपर की तरफ वाटर सरफेस पर ले आते हैं। देन नेक्स्ट गोल्ड सिल्वर कॉपर एंड लेड डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में थर्ड है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अब हम मेटल की रिएक्शन देखेंगे एसिड के साथ। तो मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब देखिए कोई भी मेटल रिएक्शन करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, क्योंकि अगर मेटल कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हाईली एक्सोथर्मिक हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसलिए मेटल को हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या फॉर्म होता है सॉल्ट और हाइड्रोजन। तो रिएक्शन भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने मेटल लिया है आयरन, तो इसको जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है सॉल्ट, दैट इज आयरन क्लोराइड, एंड साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। देन एक और एग्जांपल हमने लिया है एल्यूमिनियम, तो इसको जब आप HCl दैट इज डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है सॉल्ट दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। देन नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फोर्थ वन दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। तो जब हम मेटल के रिएक्शन करवाते हैं अदर मेटल सॉल्ट के साथ तो क्या फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हमने लिया है रिएक्शन मेटल ए जब रिएक्ट करता है सॉल्ट सॉल्यूशन बी के साथ, तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है देखिए। यहाँ पर ये जो ए है, ए ने क्या किया है, ए ने बी की जगह ले ली है, तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है सॉल्ट सॉल्यूशन ए प्लस मेटल बी। मतलब यहाँ पर ये कौन सा रिएक्शन, इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे इस रिएक्शन में आप समझ लोगे, यहाँ पर है आयरन, यहाँ पर क्या है ये मेटल है आयरन, और यहाँ पर है सॉल्ट सॉल्यूशन दैट इज कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर ये जो आयरन है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ये क्या करेगा, ये जो सॉल्ट है कॉपर सल्फेट इसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को बाहर कर देता है और कॉपर की जगह ले लेता है। तो यहाँ पर फॉर्म हुआ है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर बाहर आ गया। देन नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। तो इट इज़ अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ये एक लिस्ट होता है मेटल का जो कि अरेंज होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनके रिएक्टिविटी के हिसाब से। अब देखिए कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, कुछ मीडियम रिएक्टिव होते हैं। तो उनके रिएक्टिविटी के हिसाब से जो मेटल होती है वो अरेंज होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर वही नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जो मेटल्स होते हैं मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है जब हम टॉप से बॉटम में जाते हैं। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, आप देख सकते हो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है। तो ये जो मेटल्स है ना ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, और ये जो बीच के मेटल है ये मीडियम रिएक्टिव होते हैं, और ये जो नीचे के मेटल है ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो ये पोटेशियम क्या है, ये देखिए मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो ये क्या कर सकता है,
ये बाकी सारे ये जो मेटल्स हैं ना, इनको डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब इनकी जगह ले सकता है, इनको बाहर कर सकता है। इतना पावर होता है इस पोटेशियम में। पोटेशियम के बाद क्या है, सोडियम है। तो सोडियम क्या कर सकता है, अपने नीचे वाले जो मेटल्स हैं, इनके नीचे जो मेटल्स हैं, इनको डिस्प्लेस करके इनकी जगह ले सकता है। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है और उस मेटल को बाहर कर देता है। तो ये थी रिएक्टिविटी सीरीज। देन नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। अब हम स्टडी करेंगे मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ कैसे होती है। लेकिन ये रिएक्शन देखने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल्स या नॉन मेटल्स होते हैं, वो उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड करना चाहते हैं। वैलेंस शेल मतलब क्या, उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जो लास्ट शेल होता है, वो क्या हो, वो कंप्लीटली फिल्ड हो। अगर कंप्लीटली फिल्ड होगा तो वो जो एलिमेंट है वो कैसे होंगे, वो स्टेबल होंगे। तो जो एलिमेंट है अपने आउटर मोस्ट शेल को यानी कि वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं यहाँ पर देखिए, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कटायन। कटायन मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो जो मेटल्स होते हैं वो वैलेंस शेल से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और क्या बना लेते हैं, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वही जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, उस इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर लेते हैं और अनायन फॉर्म कर लेते हैं। मतलब नॉन मेटल के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अनायन मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज। The compound formed by the transfer of electron from metal to non-metal are called ionic compound और electrovalent compound। तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से, यानी कि मेटल जो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आए हैं तो हम रिएक्शन अभी देखेंगे, तो रिएक्शन से आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन किस तरीके से होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, गेन होते हैं, कटायन अनायन फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिया है NaCl का फॉर्मेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर सोडियम ये मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो कैसे इनकी रिएक्शन होती है, कैसे ये कंपाउंड फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर सोडियम देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। और एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है तो आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। तो अब देखिए यहाँ पर हमें किससे मतलब है, जो वैलेंस शेल है, मतलब जो आखिरी शेल है उससे मतलब है हमें। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ही ये जो एलिमेंट है वो कंप्लीटली फिल्ड कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है डॉट और क्रॉस से। यहाँ पर हमने सोडियम क्लोरीन लिख दिया है। हमें ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उससे मतलब है। तो सोडियम में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया है। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हमने 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो एलिमेंट है इनको स्टेबल होने के लिए इनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ही ये स्टेबल होंगे। तो अब देखिए, सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। एक इलेक्ट्रॉन देने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है, ईजिली आप एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को देने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या करता है, वो आसानी से क्लोरीन को दे देता है और खुद भी स्टेबल हो जाता है।
तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा तो क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए सोडियम ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है क्लोरीन को, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो दोनों ही कैसे हो जाते हैं, कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं। तो जो सोडियम है ये मेटल है, तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, गेन कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर तो इस तरीके से सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और ये दोनों कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में भी हमने लिखा हुआ है। तो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 281। तो सोडियम ने क्या किया है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर रहा है, तो सोडियम के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये क्लोरीन है, क्लोरीन क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, गेन कर रहा है, तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 281 सोडियम का एटॉमिक नंबर है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यहाँ पर 28 आ जाएगा, सोडियम स्टेबल हो गया। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या था, 287। इसको भी स्टेबल होना है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 28, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसने, तो यहाँ पर भी 8 आ गया। तो इक्वेशन के फॉर्म में भी हमने यहाँ पर रिएक्शन को लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ पर है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। क्लोरीन एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए यहाँ पर MgCl2 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 क्लोरीन है, इसीलिए यहाँ पर हमने 2 क्लोरीन को ड्रॉ किया है। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया है। तो अब देखिए ये जो मैग्नीशियम है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले क्लोरीन को देता है, तो ये दोनों क्लोरीन कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, और मैग्नीशियम ने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो यहाँ पर क्या आ गया, Mg2+, और यहाँ पर आ जाएगा Cl, और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और 2 क्लोरीन थे इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा है। तो यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में देखिए, मैग्नीशियम 282 ये एटॉमिक नंबर है। तो मैग्नीशियम ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाएगा। मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 2 प्लस चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 28, ये स्टेबल हो गया। क्लोरीन है, क्लोरीन ने 2 क्लोरीन है, तो दोनों क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 288। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, मेटल नॉन मेटल आपस में इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और जो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो मेटल के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, तो उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और ये क्या करते हैं, ये बना लेते हैं कंपाउंड, दैट इज आयोनिक कंपाउंड। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर, दे आर सॉलिड एंड हार्ड, जनरली ब्रिटल। तो कैसे होते हैं आयोनिक कंपाउंड, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब क्या, कि वो ब्रेकेबल होते हैं, वो टूट जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक मार्बल लिया है, तो मार्बल कैसा होता है, हार्ड होता है, जब उसको हम हैमर से पीटते हैं, मारते हैं, तो वो क्या होता है, वो टूट जाता है। तो वही बोला गया है कि वो हार्ड होने के साथ-साथ ब्रिटल होते हैं, ब्रेकेबल होते हैं। देन नेक्स्ट इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होती है। देन नेक्स्ट
सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल में डिसॉल्व नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? क्या आयोनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। अगर आयोनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में है, मतलब पिघली हुई अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जा सकता है। एंड सॉल्यूशन फॉर्म में भी है आयोनिक कंपाउंड, तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जा सकता है, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। देन नेक्स्ट इज अकरेंस ऑफ मेटल, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं, कहाँ से हमें मिलते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। जो अर्थ क्रस्ट होता है अर्थ के अंदर से पाए जाते हैं। तो मेटल्स दो स्टेट में पाए जाते हैं, या तो वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं या कंपाउंड स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है? अकेले, या तो वो अकेले पाए जाएंगे या तो वो किसी और के साथ कंबाइन करके कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट्स। तो फ्री स्टेट का पॉइंट देख लेते हैं, दीज मेटल्स आर फाउंड अलोन इन अनकम्बाइंड फॉर्म। तो ये ऐसे मेटल होते हैं जो अकेले पाए जाते हैं अनकम्बाइंड फॉर्म में। Metals that are found lower in the reactivity series and are less reactive are generally found in the native or free state। तो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे प्रेजेंट होते हैं और वो लेस रिएक्टिव होते हैं, वो पाए जाते हैं नेटिव स्टेट में, यानी कि फ्री स्टेट में। जैसे एग्जांपल हो गया सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो ये कैसे पाए जाते हैं? ये अकेले पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कंबाइंड स्टेट की, these metals is combining with something, that means that metal is forming a compound with समथिंग। मतलब कि कंबाइंड स्टेट मतलब क्या कि ये ऐसे मेटल होते हैं जो किसी और के साथ कंबाइन करते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो कौन से मेटल होते हैं जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं? ओनली दोज मेटल्स कैन फॉर्म कंपाउंड दैट आर रिएक्टिव। तो वो मेटल जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वही क्या करते हैं? किसी और के साथ मिलकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो वो कौन से मेटल हैं? तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर के मेटल होते हैं जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वही क्या करते हैं? कंपाउंड फॉर्म करते हैं। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये क्या करते हैं? किसी और के साथ कंबाइन करते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट, देयर आर सम मेटल्स विच आर neither very reactive nor very less reactive, so those metals are found in combined state as well as in free state। तो ऐसे मेटल जो ना ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ना ही लेस रिएक्टिव होते हैं, वो मेटल दोनों स्टेट में पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में एज वेल एज इन फ्री स्टेट। मतलब कि जो मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में जो बीच के मेटल्स होते हैं ना, मीडियम रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, वो दोनों ही स्टेट में पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट अब हम समझेंगे मेटल्स की एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म। तो पहला है मिनरल। मिनरल क्या होता है? द एलिमेंट और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल। तो एलिमेंट या कंपाउंड जो अर्थ क्रस्ट से नेचुरली मिलते हैं उन्हें हम मिनरल बोलते हैं। देन नेक्स्ट ओर्स क्या होते हैं? Minerals that contain very high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it, such minerals are called ores। तो ऐसे मिनरल जिनमें मेटल हाई परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं, उन मेटल को हम अपने प्रॉफिट के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उन्हें बोला जाता है ओर। सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। देन गैंग। अब गैंग क्या होता है? तो गैंग मतलब बेसिकली इम्प्यूरिटीज। मतलब जो ओर्स है, ओर्स में क्या होता है? इम्प्यूरिटीज होती है, तो उन्हें ही हम बोलते हैं गैंग। देखिए ओर्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज। जो ओर्स होते हैं उसमें क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज होती है, जैसे सॉइल हो गया, सैंड हो गया। तो ये सारी जो इम्प्यूरिटीज होती है इन्हें ही हम बोलते हैं गैंग। देन नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ओर्स से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं। पहला है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ओर्स है, ओर्स में क्या होते हैं? गैंग भी होते हैं, इम्प्यूरिटीज होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इम्प्यूरिटीज को निकालेंगे।
उसके बाद सेकंड स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल की एक्सट्रैक्शन करेंगे, मतलब मेटल कैसे होते हैं, कुछ मेटल्स हाई रिएक्टिव होते हैं, कुछ लो रिएक्टिव होते हैं, कुछ मीडियम रिएक्टिव होते हैं। तो उन मेटल को हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन जब आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो वो जो मेटल होता है वो पूरी तरीके से प्योर नहीं होता, इसीलिए हम थर्ड स्टेप करते हैं, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। उस मेटल को हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। ठीक है, मतलब उसको हम प्योर करते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके हम इन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर्स। तो ये एक प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं, जो ओर्स है, ओर्स में से हम क्या करते हैं, गैंग को निकालते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। तो गैंग को निकालने के लिए ये जो ओर्स है, ओर्स में से गैंग को हम बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेथड है। These techniques or method are used in this process, जैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, केमिकल सेपरेशन और लीचिंग। तो ये सारे जो मेथड है, इनसे हम क्या कर सकते हैं, जो ओर से उसमें से हम इम्प्यूरिटीज को निकालते हैं। देन सेकेंड स्टेप क्या था, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम उस मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे प्रेजेंट होते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, उसको किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे। तो दीज मेटल्स आर वेरी अनरिएक्टिव। तो जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, नीचे प्रेजेंट होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अनरिएक्टिव होते हैं। The oxides of these metals can be reduced by heating alone। तो वो जो मेटल्स, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं हीट कर कर। तो यहाँ पर हमने देखिए एग्जांपल लिया है, मर्क्यूरी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिनाबार। तो हम क्या करने वाले हैं, मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, मर्क्यूरी कैसा है, ये लो रिएक्टिव मेटल है, नीचे साइड में प्रेजेंट होता है। जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें नीचे के साइड प्रेजेंट होता है। ये कैसा होता है, लो रिएक्टिव मेटल है। तो यहाँ पर ये जो मर्क्यूरी है ना, ये सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो कोई भी मेटल है जो सल्फाइड ओर के फॉर्म में प्रेजेंट हो या कार्बोनेट ओर के फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वो जो ओर्स है, सल्फाइड ओर है या कार्बोनेट ओर है, उनको हम कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मर्क्यूरी ऑक्साइड। इसमें से हमें क्या करना है, मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मर्क्यूरी सल्फाइड को हम सिनेबार भी बोलते हैं। तो कैसे करेंगे, अब ये सल्फाइड और है ना, मर्क्यूरी सल्फाइड है, तो सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड में। तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर प्रोसेस यूज करते हैं, रोस्टिंग। सल्फाइड के लिए, अगर सल्फाइड और है तो सल्फाइड और के लिए हम प्रोसेस यूज करेंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या करते हैं कि ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। तो यहाँ पर हमें मिल गया है क्या, मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड मिल गया है, तो अब इजिली हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम हीटिंग करेंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा मेटल, और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही जो कॉपर सल्फाइड होता है, तो कॉपर को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसे मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। तो मेटल ऑक्साइड बनाने के लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कॉपर सल्फाइड को जब हम हीट करेंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा मेटल ऑक्साइड, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। अब यहाँ पर हमने कॉपर ऑक्साइड ले लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे कॉपर सल्फाइड को और इसे हीट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा कॉपर। देन नेक्स्ट, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स मिडल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में मिडल में मेटल प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दीज मेटल्स यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट ओर। तो ये जो मेटल्स होते हैं, जो बीच में प्रेजेंट होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, वो सल्फाइड या कार्बोनेट ओर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इट इज ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड। तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है कि बहुत ही ज़्यादा आसान होता है उनके ऑक्साइड से मेटल को ऑब्टेन करना।
तो अब यहाँ पर देखिए सल्फाइड और कार्बोनेट और, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में मिडल में प्रेजेंट होते हैं मेटल, वो यूजुअली सल्फाइड ओर्स होते हैं या कार्बोनेट ओर्स होते हैं। तो अगर सल्फाइड ओर्स है तो हम क्या करेंगे, हम रोस्टिंग करेंगे। मतलब कि सल्फाइड ओर्स को हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड में हीट कर कर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है रोस्टिंग मतलब क्या, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम रोस्टिंग बोलते हैं। अगर कार्बोनेट ओर्स है तो उसका हम करेंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं, जो कार्बोनेट ओर्स है उसको हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करते हैं। ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसे हीट करते हैं तो हमें मिलता है ऑक्साइड। तो यहाँ पर रिएक्शन लिया है हमने हमने यहाँ पर लिया है सल्फाइड और दैट इज जिंक सल्फाइड। अभी जिंक सल्फाइड को हमें क्या करना है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो हम रोस्टिंग करेंगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसे हम हीट करेंगे तो हमें मिला मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमने लिया है कार्बोनेट और दैट इज जिंक कार्बोनेट। तो इसको जब हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करेंगे तो हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड दैट इज जिंक ऑक्साइड। तो नाउ वी गेट मेटल ऑक्साइड बाय द प्रोसेस रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें मेटल ऑक्साइड मिला है, कौन से प्रोसेस से, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से हमें यहाँ पर मेटल ऑक्साइड मिल गया है। अब मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो नेक्स्ट स्टेप है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब हम मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाएंगे बाय रिडक्शन। तो रिडक्शन मतलब क्या होता है, मतलब कि हम ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, जो कंपाउंड है मेटल ऑक्साइड उसमें से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। तो फॉर रिडक्शन वी यूजेस सम रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्शन के लिए हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं जैसे कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो हमें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से क्या मिला था, मेटल ऑक्साइड मिला था जिंक ऑक्साइड। तो अब इसका हम करेंगे रिडक्शन। तो यहाँ पर हमने रिड्यूसिंग एजेंट ऐड किया है कार्बन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉर्म हुआ है जिंक। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड था तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन यहाँ पर कार्बन के साथ चला गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर हमें मिला है जिंक। देन नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स ऊपर के साइड प्रेजेंट होते हैं, टॉप में प्रेजेंट होते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। अब जो टॉप में मेटल प्रेजेंट होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दीज आर नॉट रिड्यूस विथ रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट से इनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाई इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन फ्रॉम देयर मोल्टेन स्टेट। तो उन मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय द प्रोसेस इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं फ्रॉम देयर मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट मतलब क्या, कि लिक्विड फॉर्म में जो जो भी कंपाउंड होगा वो मोल्टेन स्टेट में होगा। ठीक है, पिघली हुई अवस्था में होगी तो उससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे और मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर एग्जांपल भी हमने लिया हुआ है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर हमने लिया है NaCl, इससे हमें सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये जो NaCl है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले इसे हम मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम पिघलाएंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए लिया है, एक बीकर लिया है और इसमें हमने NaCl का सोल्यूशन डाल दिया। ये जो सॉलिड फॉर्म में था NaCl, उसको हमने पिघलाकर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पर बीकर में हमने ले लिया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसे हम बोलते हैं एनोड। और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसे हम कैथोड बोलते हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो ये जो सोल्यूशन है, यहाँ पर क्या NaCl है, हमने NaCl लिया है। तो NaCl में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो ब्रेक होता है। और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या हो जाता है, Na प्लस चार्ज आ जाता है और Cl नेगेटिव चार्ज आ जाता है।
सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना लेता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर कर नेगेटिव चार्ज बना लेता है। तो यहाँ पर क्या है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जो सोडियम है वो कहाँ पर होगा, कैथोड पर डिपॉजिट होगा। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर Na प्लस चार्ज है, तो ये कैथोड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर जाएगा, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। और जो क्लोरीन है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है, तो एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये एनोड के ऊपर जाएगा और यहाँ से क्लोरीन गैस लिबरेट होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो सोडियम है वो कैथोड पर हमें मिलता है। देन नेक्स्ट स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या करना है, मेटल को रिफाइन करेंगे। स्टेप 2 में हमने क्या किया था, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया है। तो वो जो मेटल्स हमने एक्सट्रैक्ट किया है वो पूरी तरीके से प्योर नहीं है, उसमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज है, इसीलिए उसको हम क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे, उसको प्योर बनाएंगे। तो metal extracted from various methods contains some impurities, thus they are required to be refined। तो जो भी मेटल एक्सट्रैक्ट किया है हमने, उसमें क्या है, उसमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज है, उसको हमें क्या करना है, रिफाइन करना है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर रिफाइंड यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो जो मेटल्स होते हैं उसको हम रिफाइन करेंगे बाय द प्रोसेस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर हम डायग्राम से समझेंगे इसे। तो एक बीकर लेते हैं हम, और बीकर में 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। इलेक्ट्रोड पर हम लेते हैं इम्प्योर कॉपर, और कैथोड पर हम लेते हैं थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। प्योर कॉपर की पतली स्ट्रिप हम किस पर लेते हैं, कैथोड पर, और इम्प्योर कॉपर एनोड पर। और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या लेंगे, जो सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा, तो सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर हमने कॉपर लिया है, तो इसी का सॉल्ट सॉल्यूशन हमें लेना है, तो यहाँ पर हमने लिया है कॉपर सल्फेट। तो अब क्या करेंगे, जब आप स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो इम्प्योर मेटल है एनोड पर, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व होगा, और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड एट कैथोड। और जो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। देन नेक्स्ट, द insoluble impurities settle down at bottom of the anode and is called anode mud। अब जो soluble impurities होंगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रोलाइट में soluble हो जाएंगी, लेकिन जो insoluble impurities होगा वो एनोड के नीचे क्या होगा, सेटल हो जाएगा, और उसको हम बोलेंगे एनोड मड। तो अब ये तो हमने एक्सप्लेनेशन देखी, अब हम डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं कि कैसे मेटल को हम रिफाइन करते हैं, कैसे बीकर में सॉल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रोड लगाएंगे, कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो कैसे कैथोड पर प्योर कॉपर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया हुआ है, तो चलिए इस डायग्राम को समझते हैं। तो यहाँ पर हमने बीकर लिया है, बीकर में यहाँ पर हमने लिया है इलेक्ट्रोड, कैथोड एनोड। अब एनोड जो होगा वो बना होगा इम्प्योर कॉपर का, और जो कैथोड होगा वो बना होगा प्योर कॉपर का। ये जो प्योर कॉपर है इसका ये क्या होगा, ये पतली सी स्ट्रिप होगी। ये जो कैथोड प्योर कॉपर की बनी है ये इसकी पतली स्ट्रिप होगी, और ये वाली मोटी होगी। अब यहाँ से यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड है एनोड से, और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है कैथोड से। और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेना है, तो जिस मेटल की रिफाइनिंग कर रहे हो आप उसी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन लेना है। तो यहाँ पर हम कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं, इसीलिए कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन लेना है। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है कॉपर सल्फेट। अब देखिए, जब स्विच ऑन करोगे आप तो करंट पास होगा। तो एनोड बना है किसका, इम्प्योर कॉपर का। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉपर है। तो एनोड शो करता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये जो कॉपर है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और जब कोई भी मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा,
2+ चार्ज आ जाएगा। और ये जो Cu2+ है ना, ये जो कॉपर है Cu2+, ये आ जाएगा किसमें, इस इलेक्ट्रोलाइट में, इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। और जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है वो यहाँ से ट्रेवल करते करते कैथोड पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो Cu2+ है सॉल्यूशन में आ गया है, तो अब यहाँ से ये किस पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पर। और यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, एनोड से जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है यहाँ से ट्रेवल करके कैथोड पर आ गया है, तो ये Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाएंगे और यहाँ पर बनेगा प्योर कॉपर। तो इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी कॉपर है Cu2+ यहाँ पर आ जाएंगे सॉल्यूशन में और सभी डिपॉजिट हो जाएंगे कैथोड पर, और इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेंगे, Cu प्योर कॉपर। तो जब सारे कॉपर डिपॉजिट होते हैं कैथोड पर, तो ये जो एनोड की मोटी स्ट्रिप थी ना, ये पतली होती जाएगी और ये मोटा होता जाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन के फॉर्म में भी हमने लिखा है एट एनोड। एट एनोड यहाँ पर कॉपर है, तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो कॉपर के ऊपर आ गया 2+ चार्ज। अब यहाँ पर कैथोड, कैथोड पर क्या गया, Cu2+ गया, डिपॉजिट हुआ, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आया था, तो Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आ गया कॉपर, प्योर कॉपर। देन अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्प्यूरिटीज की। अब इसमें इम्प्यूरिटीज भी है, तो जो सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज होगा वो इस इलेक्ट्रोलाइट में, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूबल हो जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन जो इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज होगा वो कहाँ पर आएगा, ये जो एनोड है ना, इसके नीचे यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं एनोड मड। एनोड के नीचे यहाँ पर सेटल डाउन हो गया, इसलिए हम एनोड मड बोलते हैं, एनोड की मिट्टी। तो इस तरीके से मेटल को रिफाइन किया जाता है। देन नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है और इसे हम प्रिवेंट कैसे करते हैं। तो कोरोजन होता क्या है, सी हियर द सरफेस ऑफ सम मेटल्स कोरोडेड व्हेन दे एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं, मेटल का जो सरफेस होता है वो जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्ट एयर मतलब क्या, जो एयर होता है जिसमें वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, वाटर के ड्रॉपलेट प्रेजेंट होते हैं, उसे हम मॉइस्ट एयर बोलते हैं। हिंदी में आप इसे बोल सकते हो नमी वाला एयर। तो मेटल का जो सरफेस होता है जब वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है लंबे समय के लिए, तो वो कोरोड होने लगता है, ठीक है, वो खराब होने लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमने कुछ लिए हैं, जैसे सिल्वर हो गया, सिल्वर बिकम ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। तो जो सिल्वर होता है वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में जब आता है तो धीरे धीरे वो ब्लैक होने लगता है। आपने देखा होगा जो पायल होती है वो धीरे धीरे काली पड़ने लगती है। देन कॉपर, कॉपर रिएक्ट विथ मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तो जो कॉपर होती है जब वो मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आती है, जो एयर में मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है उसके कांटेक्ट में जब कॉपर आती है, तो कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कोटिंग फॉर्म होता है, ठीक है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। और वो कोटिंग कौन सी होती है, ग्रीन कलर की जो होती है वो होती है कॉपर कार्बोनेट की। देन नेक्स्ट आयरन। तो आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर इट फॉर्म्स अ रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ आयरन ऑक्साइड, ऑल्सो नोन एज रस्ट। तो जो आयरन होता है, आयरन जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है लंबे समय के लिए, तो क्या होता है, जो आयरन है आयरन के ऊपर एक आयरन ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है जो कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है, जिसे हम रस्ट भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते, कैसे बचा सकते, किसी भी मेटल को कोरोड होने से हम कैसे बचाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, द कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, पेंटिंग करके हम उससे बचा सकते हैं खराब होने से। देन ऑयलिंग, ग्रीजिंग, ये आपने सुना ही होगा, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग तो नॉर्मली आपने सुना होगा। देन नेक्स्ट गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉय। तो गैल्वेनाइजेशन मैं अभी आपको समझाऊंगी, तो गैल्वेनाइजेशन आपको समझ में आ जाएगा, तो बाकी के दो टर्म क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग भी समझ में आ जाएगा। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक।
तो जो स्टील और आयरन होता है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। जो स्टील और आयरन होता है, उसको रस्टिंग होने से उसको बचाया जाता है। कैसे? उस स्टील या आयरन के ऊपर क्या किया जाता है, जो ज़िंक होता है, ज़िंक की एक पतली लेयर चढ़ाई जाती है। स्टील और आयरन के ऊपर ज़िंक की पतली लेयर चढ़ाई जाती है, स्टील आयरन को रस्ट से बचाने के लिए। तो इस मेथड को हम बोलते हैं गैल्वेनाइज़ेशन। अब यहाँ पर क्रोम प्लेटिंग है, तो यहाँ पर कौन-सी लेयर चढ़ाई जाएगी, कौन-सी पतली लेयर चढ़ाई जाएगी? ये क्रोम प्लेटिंग है, तो यहाँ पर क्रोमियम की पतली लेयर चढ़ाई जाती है। देन एनोडाइज़िंग में एल्यूमीनियम की थिन लेयर चढ़ाई जाती है। देन नेक्स्ट alloy. It is the homogeneous mixture of two or more metal and non-metal. तो alloy क्या होता है? ये मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, दो या दो से ज़्यादा मेटल का या फिर मेटल और नॉन मेटल का। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आयरन है, तो आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए इसमें 0.05% कार्बन मिला दिया जाता है। और ये जो आयरन है, आयरन किससे बना होता है? आयरन प्लस कार्बन से। देन नेक्स्ट स्टील, तो स्टील बना होता है आयरन और निकल या फिर आयरन और क्रोमियम का। देन ब्रास, तो ब्रास मिक्सचर होता है कॉपर और जिंक का। देन ब्रोंज, ब्रोंज मिक्सचर होता है कॉपर और टिन का। तो ये ऐसे अलॉय हैं जिसमें जो रस्टिंग होती है वो लंबे समय तक नहीं होती है। और ये ऐसे अलॉय हैं जो लंबे समय तक बिना किसी ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन के चल सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।